यूनिट 6 खंड ए वास्तविक एवं आभासी गहराई। यह एक टॉप है जिसमें ओ बिंदु पर एक बिंदुवत वस्तु है जिससे निकलने वाली किरण ओ क्यू और ओ पी क्रमशः क्यू आर और क्यू एस दिशा में मुड़ जाती है। फिर दोनों किरणों पी आर और क्यू एस को पीछे मुड़ाने पर आई बिंदु पर आकर मिलती है। इसलिए वस्तु ओ का आभासी गहराई एम आई तथा वास्तविक गहराई एम ओ होगा। सघन माध्यम में कोई वस्तु बिंदु ओ पर रखी गई है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ओ से चलने वाली किरणें ओ पी तथा ओ क्यू समतल सतह पर आपतित होती है और अभिलंब से दूर क्रमशः पी आर तथा क्यू एस दिशा में मुड़ जाती है, परंतु दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर आई बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए एमओ को वास्तविक गहराई तथा एम आई को आभासी गहराई कहा जाता है। स्नेल के नियम से म्यू 1 sin I बराबर म्यू 2 sin R। यदि जल को प्रथम माध्यम तथा हवा को दूसरा माध्यम माना जाए तो म्यू डब्लू sin I बराबर म्यू ए sin R। यहाँ माना कि म्यू डब्लू बराबर म्यू और म्यू ए बराबर 1, जहाँ की हवा का अपवर्तनांक हमेशा 1 होता है और पानी का अपवर्तनांक म्यू डब्लू को म्यू मान लिया गया। इसलिए म्यू sin I बराबर 1 sin R, इसलिए म्यू बराबर sin R बराबर sin I। इसको समीकरण 1 मान लिया गया। अब चित्र में ओ एम आई क्यू ओ एम क्यू त्रिभुज में साइन I बराबर एम क्यू बाई क्यू ओ। इसी प्रकार त्रिभुज एम आई क्यू त्रिभुज एम आई क्यू में साइन आर बराबर एम क्यू बाई क्यू आई। पुनः समीकरण 1 से म्यू इजकल टू साइन आर बाई साइन आई। इसलिए म्यू इजकल टू साइन आर का मान यहाँ रख दिया जाएगा एम क्यू बाई क्यू आई और नीचे साइन आई का मान रख दिया जाएगा एम क्यू बाई क्यू ओ और यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाएगा तो एम क्यू बाई क्यू आई इंटू क्यू ओ बाई एम क्यू कट जाएगा तो म्यू इज इक्वल टू क्यू ओ बाई क्यू आई बचेगा। अब फिगर में एम और क्यू को दूर दिखाया गया है लेकिन दोनों बहुत नज़दीक है। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि यदि बिंदु क्यू बिंदु एम के बहुत निकट हो तो क्यू के स्थान पर एम होगा, यानी कि ऊपर में जहाँ यहाँ क्यू था वहाँ एम लिख देंगे। इसलिए म्यू इज इक्वल टू एम ओ बाई एम आई या एमओ को वास्तविक गहराई कहा गया है। यहाँ पर एमओ जो था उसको वास्तविक गहराई कहा गया है और एम आई को आभासी गहराई कहा गया है। इसलिए
म्यू इक्वल टू वास्तविक गहराई बाई आभासी गहराई। अब अगला टॉपिक रहेगा क्रांति कोण, जिसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यहाँ पर दो माध्यम है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। दोनों माध्यमों को ये सतह जो अलग करता है। कोई वस्तु सघन माध्यम में है तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तब विलंब से दूर भागती है, लेकिन वही वस्तु जब सतह पर चलने लगती है तो 90 डिग्री के सामने जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसको क्रांति कोण कहते हैं। जैसे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित हो तो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में हो तो 90 डिग्री जो है कोण है 90 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत के आपतन कोण को दोनों माध्यमों के बीच क्रांति कोण कहा जाता है। इसे IC से सूचित किया जाता है। अब अगला टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर देखिए क्रांति कोण का ये लाइन था। अगर ये क्रांति कोण को और अधिक हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पर दिखाया गया फिगर में, नीचे वाला लाइन जो क्रांति कोण है, क्रांति कोण को और बढ़ा दिया गया तो किरण उसी माध्यम में नहीं जाकर, यहाँ पर उसी माध्यम में नहीं जाकर सघन माध्यम में ही रिटर्न हो जाती है। इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यदि आपतन कोण को और बढ़ाया जाए तो दूसरी ओर पारदर्शक माध्यम की उपस्थिति में भी किरणें उस माध्यम में अपवर्तित नहीं होती है, बल्कि पूर्ण रूप से परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई लौट आती है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अब इसका शर्त है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त कौन कौन शर्त है? तो पहला शर्त है कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलना चाहिए। यानी प्रकाश जो है यहाँ सघन माध्यम नीचे वाला है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, यानी कि ये जो आपतन कोण का मान है ये क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। दो शर्त है। अब अगला टॉपिक है क्रांति कोण एवं अपवर्तनांक के बीच संबंध है। तो यहाँ पर नीचे वाला सघन माध्यम हो गया, ऊपर वाला विरल माध्यम हो गया। विरल माध्यम को 1 माना गया है, सघन माध्यम को 2 माना गया है। प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, तो इसके ऊपर क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध बताना है। माना कि सघन माध्यम 1 और 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः μ1 और μ2 है, μ1 और μ2 है, तथा माध्यम 1 की अपेक्षा माध्यम 2 सघन है। यदि क्रांति कोण IC हो तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा। स्नेल के नियम से μ1 sin θ1 बराबर μ2 sin θ2। यहाँ पर θ1 को 90 डिग्री तथा θ2 को IC माना गया है। तो μ1 sin 90 डिग्री, यहाँ θ1 था वहाँ 90 रख दिए, जहाँ θ2 था वहाँ IC रख दिए। तो μ1 sin 90 का मान 1 हो गया और IC जो का त्यों हो गया। अब μ2 sin IC को इधर कर दिए और μ1 को इधर कर दिए, तो μ2 और μ1 को इधर ला दिए तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, और sin IC को इधर कर दिए इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक कौन सा, इसको हम लोग 1 μ2 भी लिख सकते हैं
और 1/sin IC हो जाएगा। यदि पहला माध्यम को हवा माना जाए, यानी पहला माध्यम जो ऊपर वाला जो माध्यम हवा हो, तो μ1 का मान 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं μ = 1/sin IC। तो आज हम लोग का हुआ टॉपिक जो वास्तविक और आभासी गहराई। उसके बाद अगला टॉपिक था हम लोग का क्रांति कोण। उसके बाद अगला टॉपिक था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का आवश्यक शर्त था। और अंतिम टॉपिक क्रांति कोण और परावर्तनांक के बीच संबंध था। और कल बताएंगे प्रिज्म के बारे में। तो आज हम लोग का पहला क्लास इतना ही रहेगा। धन्यवाद।